ऑर्डर ऑर्डर न्यूज़ लॉन्ड्री के पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बसंत कुमार और आज पॉडकास्ट में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दो स्वतंत्र पत्रकार नीरज प्रियदर्शी और प्रशांत पांडे। हम इन दोनों की रिपोर्ट पे बात करेंगे। प्रशांत पांडे की रिपोर्ट bbchindi.com पर प्रकाशित हुई है, वहीं नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट द क्विंट पर। नीरज और प्रशांत की जो रिपोर्ट है वो चिंता का विषय भी है, क्योंकि जो प्रशांत ने रिपोर्ट की है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, वहाँ पे बाढ़ के बाद कटान जा रही है और लोगों को अपना घर तोड़ना पड़ रहा है। वहीं नीरज की जो रिपोर्ट है वो बिहार में इस बार जो बारिश नहीं होने के कारण जो सूखा है और कई जिले सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं, उसमें जो मतभेद है उसको लेकर नीरज ने एक लंबी ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसे आप द क्विंट पर पढ़ सकते हैं। तो हम बातचीत शुरू करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जी, आपकी रिपोर्ट जब मैं देख रहा था, वीडियो रिपोर्ट, एक तो काफ़ी शानदार आपने शूट किया उस पूरे चीज़ों को, उस दुख को। उसमें एक लाइन, जिसका घर टूट रहा है, वो व्यक्ति कहता है कि ये जो हथौड़ा चल रहा है वो ईंट पर या घर पे नहीं चल रहा, हमारे दिल पर चल रहा है। हम सब जानते हैं कि ये घर बनाने में लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी में आखिर लोग क्यों मजबूर हैं कि उनको अपना घर तोड़ना पड़ रहा है अपने ही हाथों। देखिए, आपने एक शेर सुना होगा वो जो कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तो घर जो बनता है, एक आशियाना जो बनता है, वो बड़ा ही मेहनत से, खून पसीने की कमाई से और उसके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट होता है लोगों का। लेकिन जो तराई का ये एरिया है, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, बस्ती और आगे तक बिहार तक का बॉर्डर जो है, पूरा तराई का ये एरिया नेपाल सीमा से सटा हुआ, यहाँ हर साल ही लगभग इस तरीके की कहानियां निकल के आती हैं। हालांकि आजकल जो नई पत्रकारिता है उसमें इन चीजों को जगह नहीं मिल रही है, लेकिन छोटे छोटे अखबारों में यहाँ पर जो स्थानीय अखबार हैं वो छापते रहते हैं। लेकिन ये एक बड़ी त्रासदी है, बड़ा दर्द है लोगों का, जो हर साल ही कहीं न कहीं। इस समय मैं लखीमपुर की बात आपको बताऊं तो लखीमपुर में शारदा नदी और घाघरा नदी, शारदा नदी निकल के आती है उत्तराखंड का लिपुलेख और जो चीन बॉर्डर है वहां से, जो काली नदी कहलाती है। और उसके बाद नीचे बनबसा बैराज में उत्तराखंड में आके, और उसके बाद तराई के इस पूरे रीजन में तराई ये फैली हुई नदी है। और ये अपना जो रुख है इसका, वो हर साल कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है और किसी न किसी गांव को प्रभावित करती है। तो कुछ गांव जो हैं वो ऐसी जगहों पे बसे हुए हैं जहां पर जो नदी के मुहाने पर हैं। कभी कभी नदी 8-8 किलोमीटर काटते हुए चली जाती है। और हालांकि ये सतत प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर भी इस बार जो ये नदी काट रही है, यहाँ पर ये कोरियाना गांव है, यहाँ काट रही है। फूलबेहड़ हमारा लखीमपुर खीरी जिले का एक ब्लॉक है, वहां पर एक अहिराना गांव है। और ये एक चीज इसमें दिलचस्प बात मैं और आपको बता दूं बसंत जी, कि ये जो लोग इस समय, जो ज्यादातर लोग जो बाढ़ और कटान से पीड़ित हैं, ये लोग ज्यादातर पूर्वांचल के जिलों से आकर यहाँ पर बसे हैं। इनके बाप दादा कभी, जब लखीमपुर खीरी जिला जो कॉलोनाइज किया जा रहा था आजादी के बाद, तो पूर्वांचल से जो मजदूर तबका था, या जो हमारे पंजाब पंजाब के जो एक्स मिलिट्री मैन थे, या पुलिस के जो सिपाही हुआ करते, उनको ये नेपाल बॉर्डर और चीन के बॉर्डर को लेकर के सरकार ने यहाँ पर उन लोगों को जगहें दी थी, जमीनें दी थी। शुरू शुरू में 20-20 एकड़ के अलॉटमेंट जमीनों को किए गए थे। और उसके बाद ये पूरा इलाका अब पूर्वांचल के लोगों के तमाम गांव हैं। इस समय जो अहिराना गांव है वो पूर्वांचल के लोगों का गांव है। ये कोरियाना और अहिराना दो जो गांव कट रहे हैं, ये फूल बेहड़ ब्लॉक लखीमपुर खीरी जिले के पड़ते हैं। तो इन दोनों में इस समय कटान हो रहा है, वहां पर काफी दर्द है, लोगों की समस्याएं हैं, लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए चिंता सता रही है कि हम कहाँ जाएंगे। और नदी बिल्कुल उनके घर आंगन मकान काटते हुए उनके घर पूरे के पूरे नदी में समाते चले जा रहे हैं। तो लोग इस समय, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, कुछ आस पड़ोस के लोग कभी कभी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी जो पीछे फ्लड आया है 8 तारीख के बाद, करीब हफ्ते भर जो लगातार बारिश हुई है उसके बाद जो फ्लड आया है लखीमपुर में, इस बार इतना पानी आया है कि यहाँ काफी दिक्कतें हुई हैं लोगों को। और जो धान की फसल है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई है, सब्जियों की फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। लेकिन जो घर कट रहे हैं
उनका दर्द जो है वो इतना बड़ा दर्द है कि लोगों को शायद सालों तक वो दर्द महसूस होता रहेगा और वो शायद भूल नहीं पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारा घर बनता है या कुछ नया होता है तो रिश्तेदार आते हैं, कुछ भोज होता है, कुछ उत्सव होता है। पर यहाँ पे घर तोड़ने के लिए रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है क्योंकि लोग नहीं हैं। एक छोटा सा सवाल है इसमें कि क्या अगर वो घर टूटेगा, सरकार मुआवजा देती है, कुछ मदद करती है घर बनाने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरे आवास योजनाएं हैं? देखिए, सरकार की तरफ से प्रावधान हैं मुआवजे के, लेकिन वो प्रावधान इतने ज्यादा नहीं है। अब कुछ लोगों के जैसे मकान हैं, ये जो बीबीसी पे जो रिपोर्ट आपने देखी होगी, इसमें एक जो शख्स थे उनका करीब जो मकान टूट रहा है वो 9 कमरों का और लेटरिन बाथरूम और पूरा आंगन और काफी बड़ा मकान था, हमने देखा। जो दूसरे एक शख्स थे उनका भी करीब 5-6 कमरों का मकान था। तो सरकार एक मकान का मुआवजा तो देती है, लेकिन वो मुआवजा शायद इतना नहीं होता है कि वो लोग लंबे समय तक सरवाइव कर पाए या कहीं और जाके घर बना ले। वो 1 आध लाख रुपए तक ही शायद सीमित होता है, वो भी कच्चे मकानों में 10-20 हजार रुपए का ही मुआवजा मिलता है। तो एक मकान, जो बड़ा मकान है, वो बनाने में काफी पैसा लगता है। एक उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। घर खून पसीने की कमाई से एक एक ईंट जोड़ता है आदमी, एक एक कमरा करके पूरा मकान बना पाता है। लेकिन जब उसी मकान पे जब वो हथौड़े चला रहा होता है तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द होगा। और अपने ही मतलब हाथों से अपना मकान तोड़ना, लोग घर बनाते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक विडंबना है लोगों की कि लोग देख रहे हैं, लोग 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 खुद अपने घर को उजड़ते हुए भी देख रहे हैं और खुद ही उजाड़ भी रहे हैं। तो एक दर्द की आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा दर्द होगा, कितना बड़ा दर्द होगा। और शायद मुझे लगता है कि जो हथौड़ों की आवाजें हैं वो शायद दिल्ली और लखनऊ तक हम लोगों की रिपोर्ट से ही शायद पहुंच पाती हैं। नहीं तो ये आवाजें वहीं पर दम तोड़ देती हैं शारदा की लहरों के बीच में। और इतना दर्दनाक मंजर है, अगर आप शायद शहर के लोग उस चीज की कल्पना नहीं कर पाएंगे। कटान अगर किसी ने नदी का नहीं देखा होगा, अब तो टीवी और मीडिया के द्वारा कटान वटान की तस्वीरें आती रहती हैं। तो उत्तराखंड में जैसे प्रलय आया था तो तमाम मकान गिरते चले जाते हैं। यहाँ का जो कटान होता है वो बड़ा ही दिलचस्प देखने में वैसे होता है। आप देखेंगे कि जमीन कट रही है, थोड़ी देर बाद दरारें पड़ रही हैं, उसके बाद वो पूरी एक जमीन का बड़ा टुकड़ा जो है नदी में झड़ाम से गिर जाता है। तो लोग जो वहाँ होते हैं आसपास वाले, वो भी डर के पीछे हट जाते हैं। तो एक ये जो मकान, और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहीं दूसरी तरफ से गांव में आवाज आ रही होती है थोड़ों की खट खट करके, और दूसरी तरफ से एक झड़ाम से दीवार गिरने की या मकान गिरने की आवाज आती है। तो लोग एकदम से सहम जाते हैं। लोग अपने कामों में लगे हैं। हालांकि नदी के किनारे रहने वाले लोगों की हर साल की ये त्रासदी है। अभी एक हमारे यहाँ लखीमपुर में धौरारा है, वहाँ का एक बहराइच बॉर्डर से लगा हुआ एक गांव है, वहां भी कटान हो रहा है। वहां भी अभी 2-3 दिनों में ही 10 घर वहां भी घाघरा नदी में समा चुके हैं। तो ये एक इस जिले का एक दुर्भाग्य है, या ये विडंबना है यहाँ पे तराई के जिलों में, कि नदी का घाघरा और शारदा हर साल ही इसी तरीके से कटान करती है और कोई ना कोई गांव हर साल पूरा नक्शे से उजड़ जाता है, उसका भूगोल खत्म हो जाता है, समझ लीजिए। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रशांत जी से बाढ़ पर, कटान पर, बाढ़ के बाद आने वाले कटान पे। उत्तर प्रदेश की कहानी थी और अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ज़िला बिहार, जिसमें कई ज़िले सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। प्रशांत जी बता रहे थे इससे पहले बातचीत के दौरान कि उत्तर प्रदेश में भी सूखे की बात चल रही है और यहाँ भी लखीमपुर में सितंबर तक सूखा ही था, लेकिन उसके बाद जो बारिश हुई है उससे बाढ़ की स्थिति बनी है। नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट द क्विंट में प्रकाशित हुई है, काफ़ी लॉन्ग फॉर्म डिटेल रिपोर्ट है। अ, नीरज जी, अपनी रिपोर्ट के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। और जो मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें सरकार के आंकड़े और मौसम विभाग के आंकड़ों में जो एक अंतर देखा जा रहा है, और ये अंतर क्यों है? मैं अभी कुछ दिन पहले किसी बीजेपी लीडर का बयान पढ़ रहा था कि बिहार के तमाम राज्य जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। तो क्या है बिहार में अभी सूखे की स्थिति? धान की फसल का कितना नफा नुकसान हो रहा है? थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी शुक्रिया बसंत, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। मेरी रिपोर्ट जो है वो बिहार में सूखे पर आधारित है। और जैसा कि आप उसके परिचय में बता रहे थे कि
जब प्रशांत जी भी अपनी बात रख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी ये सूखा आया था, लेकिन बाद के दिनों में बारिश हुई। तो हमारी रिपोर्ट की शुरुआत भी इसी तरह से है। हम लिखते हैं कि इस बार हथिया नक्षत्र में तो भरपूर बारिश हुई, मगर उसके पहले के सूखे ने सरकार के उन बड़े बड़े हाथियों, हाथियों का यह मतलब सिंचाई परियोजनाओं से, कि सरकार के उन बड़े बड़े हाथियों की अकर्मण्यता और नकारेपन को उजागर कर दिया और यह बता दिया कि इन हाथियों के सूंड जाम है, फिर भी सरकारों ने इन्हें पाल रखा है ताकि इनके नाम पर बिल फाड़ा जा सके। इन हाथियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रिपोर्ट की शुरुआत का एक हिस्सा ये भी है कि राम वृक्ष बेनीपुरी, जो एक प्रख्यात साहित्यकार रहे हैं, वो विधानसभा में जब 1956 साल में सूखा पड़ा था बिहार के अंदर, तब उन्होंने साल 57 में बिहार विधानसभा के अंदर कहा था कि अगर हथिया नक्षत्र भी सब कुछ है, अगर हथिया की बारिश ही किसानों के लिए सब कुछ है, तो फिर सरकार जो बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चला रही है, उनको वो हाथियों का नाम देते हैं, बड़ी बड़ी हाथियों का नाम देते हैं, वो किस लिए है? बेनीपुरी जी का ये सवाल इसलिए है क्योंकि सूखे से निपटने में अगर सबसे कोई कारगर व्यवस्था है तो वो सिंचाई परियोजनाओं की व्यवस्था है। अगर आप सिंचाई की बेहतर व्यवस्था करते हैं तो सूखे का मार उतना नहीं झेलना पड़ेगा। और जहां तक इस साल के सूखे की बात है, इस साल का सूखा सिर्फ बिहार में नहीं है। इसके पहले भी मैंने क्विंट पर एक रिपोर्ट की थी बिहार में सूखे के अंदर, तो उस रिपोर्ट में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जो पूरा गैंगेटिक बेल्ट है, वो हरिद्वार से लेकर के आप बंगाल की खाड़ी तक को गिन सकते हैं। इस पूरे इलाके में, इस पूरे बेल्ट में सूखा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। शुरुआत में बारिश हर जगह बहुत कम हुई और इस बारिश कम होने के कारण जो रोपनी है, चाहे वो धान की रोपनी हो या फिर मक्के की रोपनी हो, मक्के की बुआई हो, तो खरीफ की जो फसलें हुई उनकी बुआई प्रभावित हुई। सूखे ने अब जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तो उसी वक्त कर दिया। बाद में बारिश हुई, वो तो बाढ़ लेकर आए, उसने तो और भी ज्यादा नुकसान किया। तो हमारी रिपोर्ट का यही मकसद था कि हम बता सकते हैं कि बिहार में सूखा कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी कई मौकों पर बिहार में सूखा आया है, सरकार ने घोषणाएं की हैं, कभी आंशिक सूखे की घोषणा हुई है, कभी पूरे सूखे की घोषणा हुई। लेकिन इस बार का जो सूखा पड़ा वो इस तरीके से अद्भुत था क्योंकि बिहार सरकार के जो आंकड़े थे सूखे के, वो कुछ और कहानी कह रहे थे और मौसम विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े कुछ और कहानी बयान कर रहे थे। इसके पहले के जो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, जो बाद में इन्हीं सब बातों को बोलने के कारण विवादों में आए और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने यही कहा था कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय मौसम विभाग कहता है कि बिहार के अंदर मॉनसून सीजन के दरमियान 60% बारिश में कमी आई है पूरे बिहार के अंदर, लेकिन मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 30% बारिश की कमी आई है। एक तरह बिहार का कृषि विभाग कहता है कि बिहार के अंदर मॉनसून सीजन के अंदर धान की रोपनी शुरुआत में उसने कही थी 87% हुई है धान की खेती कुल उसके लक्ष्य के हिसाब से। लेकिन अब जो रिवाइज आंकड़ा सरकार ने पेश किया है उसमें कहती है सरकार ने ही खुद कहा है कृषि विभाग की वेबसाइट पर कि धान की खेती लक्ष्य का सिर्फ 45% हो सकती। आखिर ये आंकड़ों में विरोधाभास क्यों? तो वीडियो में इतना ही मिलेगा। पूरी बातचीत सुनने के लिए newslaundry.com पर जाएं और वहां आप हमारे पॉडकास्ट को सुनें और अपना सुझाव दें कि हम इसे और कैसे बेहतर कर सकते हैं। साथ ही आप सबको एक सूचना भी देनी है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। हर बार की तरह न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम ज़मीनी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगी। गुजरात मैं खुद बसंत कुमार और शिव नारायण जा रहे हैं, वहीं हिमाचल जा रहे हैं मेरे साथी रिपोर्टर आयुष तिवारी। इसके साथ ही जो अनदर इलेक्शन शो है उसकी भी वापसी हो रही है। इस सब के लिए आप सबको समर्थन देना पड़ेगा। अपना समर्थन देने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और अपने मन मुताबिक सहयोग दें। न्यूज़ लॉन्ड्री को अपना सहयोग दें और मीडिया को आज़ाद रखने में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds and thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।